Hello everyone. Today I will discuss about the introduction of ancient Greek philosophy. This is the first video of ancient Greek philosophy, and by the time I will upload uh, many videos regarding this subject. हालांकि ग्रीक फ़िलॉसफ़ी के बारे में बहुत ज़्यादा रीडिंग मटेरियल आपको ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, और जो भी रीडिंग मटेरियल अवेलेबल होता है उसकी ऑथेंसिटी या उसका वर्क कितना रिलायबल है, इसमें थोड़ा सा डाउट होता है। मैंने जो कंटेंट प्रोवाइड किया है इस वीडियो के थ्रू, उसमें कुछ स्कॉलरली बुक्स हैं और ऑनलाइन कुछ ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स मैंने यूज़ की हैं और कोशिश की है कि मैं आपको सही जानकारी दे पाऊँ। Ancient Greek philosophy first developed in the 16th century BCE. Ancient Greek philosophy is a system of thought which was informed by a focus on the first cause of observable phenomena. एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पे कोशिश की गई कि हम इस यूनिवर्स के कॉज को फाइंड करने की कोशिश करें, इसके चेंजेस का कॉज क्या है, इसकी प्रोडक्शन का या ओरिजिन का सोर्स क्या है, इन सब का पता लगाने की कोशिश की गई है। द एम ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स वॉज नॉट टू चेंज द वर्ल्ड बट टू नो द रियलिटी। लोगों का ये मानना था, ग्रीक फिलोसफर्स का, कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो वर्ल्ड है, इसकी रियलिटी क्या है, ये कैसे बना है, इसका अस्तित्व कैसे बना है और उसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं। Knowledge is man's reflection of nature and knowledge is the end for its own sake. आगे जैसे जैसे ग्रीक फिलॉसफी बढ़ती गई, टाइम के साथ डेवलप होती गई, स्टैब्लिश होती गई, ये देखने में आया कि नॉलेज जो है, नॉलेज एक अल्टीमेट सोर्स है जिसके थ्रू हम अपने जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, उसे फुलफिल कर सकते हैं। Philosophy in Greek originate from Thales, whose period is said to be from 624 to 550 BCE. कहा जाता है कि ग्रीक फिलॉसफी का जन्म कहाँ से हुआ, या ग्रीक में फिलॉसफी का जन्म कहाँ से हुआ, उसके लिए थेल्स ग्रीक फिलॉसफर को सबसे आगे रखा जाता है। ग्रीक फिलॉसफी कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। बहुत स्कॉलर्स जो हैं इनको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उनके ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या वो डिवीजन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी, प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी, माइलेशियन फिलॉसफी, क्लासिकल फिलॉसफी एंड हेलेनिस्टिक फिलॉसफी। वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि ये क्या है और इनमें कौन कौन से फिलोसफर्स को पढ़ा गया है। नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी और प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी, देखिए मैंने इसको और करके लिखा है क्योंकि ये एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। द आइडिया ऑफ मैनी फिलोसफर्स वर प्रेजेंटेड इन दिस एरिया सच एज Thales of Miletus, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Heraclitus, Parmenides, Zeno, Empedocles, Anaxagoras, Democritus, Leucippus, प्रोटेगोरस, जॉर्जस एंड सोफिस्ट। मैं बता दूं क्योंकि ये ग्रीक फिलॉसफी है और जो ग्रीक फिलोसफर्स के नेम हैं वो, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत यूनिक होता है, तो हमको इनका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप गूगल ट्रांसलेटर में जाके भी उसका वॉइस ऑन करके उसको सुन सकते हैं एक दो बार, तो वो आपको क्लियरली बताता है। These philosophers are also known as pre-Socratic because they predate Socrates. क्योंकि सोक्रेटिस यानी सुकरात जो एक दार्शनिक फिलोसोफर थे, एक जो फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, उनके पहले के, यानी सुकरात के पहले जितने भी ग्रीक दार्शनिक हुए उनको हम पूर्व सुकरात
कहते हैं, या फिर जो सुकरात के पहले के समय में आए, इसलिए इसको प्री सोक्रेटिक फिलोसफी भी कहा गया। मैं ये भी बताऊंगी कि इसको नेचुरलिस्टिक फिलोसफी क्यों कहा। प्री सोक्रेटिक फिलोसफीज वर diverse, but pre-Socratics were primarily concerned with cosmology, ontology, and mathematics instead of mythology for knowledge of the universe। तो ये जो जितने भी दार्शनिक थे जो सुकरात के पहले आए, वो किस पे फोकस करते थे? कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये उनके 3 मेन एरिया थे। हालांकि उन्होंने और भी कई चीज़ों पे फोकस किया, पॉलिटिक्स पे, एस्ट्रोनॉमी में, बहुत सारी चीज़, साइंस में, लेकिन ये जो 3 एरिया थे ये मेजर थे। और उन्होंने मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग यूनिवर्स को समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक डिफरेंट एटीट्यूड, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखा। मैथोलॉजी क्या है? जैसा कि मैंने कहा, मैथोलॉजी की बेस पे उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की। सो मैथोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ मिथ्स, स्पेशली वन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन। यानी दुनिया के बारे में हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं, जिनका तार्किक आधार कम होता है, जिनमें तर्क को ढूंढ पाना मुश्किल होता है, उसको मिथोलॉजी कहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विश्वास एक या ट्रस्ट पे बना हुआ होता है। बिकॉज द अर्लीस्ट ग्रीक फिलोसफर फोकस देयर अटेंशन अपॉन द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, दे आर ऑफन कॉल्ड कॉस्मोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट। आप देखिए यहाँ ये जो टर्म आई है, कॉस्मोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट, क्योंकि जो अर्लीस्ट ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने इस फिजिकल वर्ल्ड का, इस भौतिक दुनिया का स्वभाव क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई है, अस्तित्व क्या है, इन सब के बारे में अपना ध्यान फोकस किया। इसलिए इनको कहीं ना कहीं प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर भी कहते हैं, और या फिर कॉस्मोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जो कॉस्मोस के बारे में पता करते हैं। The pre-Socratic also searched for a unifying principle that both ordered the nature and also explained how change occurred। और वो इस पे भी फोकस करते हैं कि ये जो दुनिया में चेंज होता है, जो मोशन होती है, उसका कॉज क्या है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इनको एक कैटेगरी दी गई, दैट इज नेचुरलिस्टिक फिलोसफी या नेचुरलिस्ट फिलोसफी, प्री सोक्रेटिक फिलोसफी। देन माइलेशियन स्कूल। माइलेशियन स्कूल में इसी टाइम की बात है जब ये जो अभी हमने फिलोसफर्स पढ़े हैं, इनमें से ही 3 फिलोसफर जो थे वो माइलेशियन स्कूल के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। द माइलेशियन स्कूल वॉज अ स्कूल ऑफ थॉट फाउंडेड इन 16th century BC. It is the oldest school of Greek philosophy. The second name of this school is also Ionic school because all the philosophers of this sect were living in Ionia, Asia Minor। क्योंकि इस स्कूल को माइलेशियन स्कूल या माइलेशियन दार्शनिक भी कहा जाता है, माइलेशियन फिलोसफर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इस कैटेगरी में, जैसे स्कूल में विचारधारा में जो दार्शनिक आते थे वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे आयोनिया, एशिया माइनर में, और इसलिए उनको आयोनिक स्कूल भी, आयोनिक विचारधारा भी कहा जाता है। These ideas associated with it are exemplified by 3 philosophers from the Ionian town of Miletus, Thales, Anaximander and Anaximenes। ये वो 3 दार्शनिक थे जिनको माइलेशियन फिलोसफर्स कहा जाता है, और ये तीनों ही माइलेशियन स्कूल के स्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट तरीके से जाने जाते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रिएशन साइंटिस्ट, क्योंकि इन्होंने दुनिया की उत्पत्ति को या दुनिया के स्वभाव को जिस तरह से समझाने की कोशिश की है, वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू की है, इसलिए इनको क्रिएशन साइंटिस्ट भी नाम दिया गया है। The Milesian school was searching for a natural substance that would remain unchanged despite appearing in different form। ये जो विचारधारा थी माइलेशियन,
स्कूल या माइलेशियन फिलोसफर ये एक ऐसे नेचुरल सब्सटेंस की खोज करते हैं जो दुनिया के चेंज को, जो दुनिया में इतनी तरह की फॉर्म्स पाई जाती हैं, चेंज पाए जाते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सके। सो थेल्स हेल्ड, इन तीनों ने अलग अलग नेचुरल एलिमेंट को एक्सेप्ट किया। थेल्स हेल्ड दैट ऑल थिंग्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल मटेरियल सब्सटेंस दैट इज वाटर। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब अब मैं नेक्स्ट वीडियो में थेल्स के बारे में पढ़ाऊंगी तो उसका बेस यही है कि थेल्स ने वाटर को अल्टीमेट सब्सटेंस माना है। Anaximander argued that the substratum could not be water or any of the classical element, but was instead something unlimited or indefinite. तो एनेक्सिमेंडर ने माना है समथिंग विच इज़ अनलिमिटेड एंड इनडेफिनेट। इसको हम डिटेल में एनेक्सिमेंडर वाली वीडियो में ही करेंगे, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही। एनेक्सिमेनीज हेल्ड दैट सबस्ट्रेटम वाज एयर। इन्होंने माना कि जो दुनिया का आधार है वो वायु है। So this is all about Milesian school. Then classical philosophy. The classical period in ancient Greek philosophy had begun with Socrates. यानी जो समय काल सुकरात से शुरू होता है वहाँ से क्लासिकल फिलॉसफी भी शुरू हो जाती है। Socrates argued that reason pursued through intense questioning can explain truth. The use of reason would make the soul virtuous. सुकरात का मानना था कि ये जो आपके मन में सवाल उठते हैं वो उसके पीछे जब आप उनके आंसर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर जब नॉलेज गेन होती है, नॉलेज रिसीव करते हो आप, तो डेफिनेटली आपको ट्रुथ मिलता है और आप रीज़न के थ्रू ही आपकी सोल जो है वो वर्चुअस होती है। बहुत डीप फिलॉसफी है सुकरात की और बहुत सारे कंसेप्शन हैं इनके। जब इनको करेंगे तो मैं आपको वीडियो में अलग अलग कंसेप्शन को अच्छे से डिटेल में एलेबोरेट करूँगी। All that we know about Socrates we know from his pupil Plato. सुकरात के बारे में हमें ज़्यादातर जो भी जानने को मिलता है उसके शिष्य प्लेटो से जानने को मिलता है। Plato believed that fundamental truth existed beyond our physical world in what he called the realm of ideas. This is very important thought in Plato's philosophy. We will discuss. Aristotle was Plato's student, but he argued that we could discover truth not just by contemplating the realm of ideas, but also by examining the physical world. अब देखिए ये जो क्लासिकल फिलॉसफी है ना, इस पे एक चेन बनी हुई है गुरु शिष्य की। जो सोक्रेटिस थे, इनके जो शिष्य थे वो प्लेटो थे और प्लेटो के जो शिष्य थे वो थे एरिस्टोटल। हालांकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन तीनों की फिलॉसफी बहुत डिफरेंट है और इन्होंने बहुत अलग तरीके से अपने फिलोसफिकल थॉट को प्रेजेंट किया है। वो हम पढ़ेंगे। देन हेलेनिस्टिक फिलॉसफी। The next phase of ancient Greek philosophy begins after Aristotle. अब देखिए क्लासिकल में हमने एरिस्टोटल तक पढ़ा, अब एरिस्टोटल के बाद का जो समय था वो किस नाम से जाने लगा? वो हेलेनिस्टिक civilization. So after Aristotle, during a period of history called Hellenistic civilization. The term Hellenistic means Greek-like and comes from the word Hellen. ये इसका मतलब होता है कि यूनानी जैसे, ग्रीक लाइक, ठीक है। और ये हेलेन शब्द से बना है। हेलेन शब्द का क्या मतलब है? हेलेन वर्ड यूज्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक्स टू डिस्क्राइब देयर सिविलाइजेशन। तो जब ग्रीक लोग अपनी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते थे या डिस्क्राइब करते थे तो वो इस वर्ड का यूज़ उन्होंने इस सेंस में किया है, टू एक्सप्लेन देयर सिविलाइजेशन। The Hellenistic period followed the conquest of Alexander the Great, who had spread ancient Greek culture. तो हेलेनिस्टिक पीरियड में अलेक्जेंडर का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने एंशियंट ग्रीक कल्चर जो था वो
वर्ड के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे प्लेसेस में उसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया है और उसको लोगों तक पहुंचाया है. He established a number of conquered cities as Greek cities. उन्होंने बहुत सारी ऐसे शहर भी बनाए जिन्हें ग्रीक सिटी या ग्रीक शहर, यूनानी शहर के नाम से जाना गया. These cities were intended as centers of colonial settlement and the transformation into the image of Greek culture and political order. ये शहर कहीं ना कहीं पूरे ग्रीक सिविलाइजेशन को दिखाते थे. During the Hellenistic and Roman period, many different schools of thought developed in the Hellenistic world and then the Judeo-Roman world. धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो फिलोसोफर आए इस टाइम के दौरान, उन्होंने हेलेनिस्टिक फिलोसफी को धीरे धीरे वर्ल्ड में फैलाया, डेवलप किया और बहुत सारे स्कूल्स बने. देयर वर 4 न्यू हेलेनिस्टिक स्कूल, सिनिज्म, एपिक्यूरियनिज्म, स्टोइकिज्म, स्केप्टिज्म. ये क्या है ये हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट वीडियो में मैं आपको हर चीज़ का डिटेल नहीं दे सकती, बट मैं आपको एक बेस दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हाँ क्या एक ऑर्डर क्या है ग्रीक फिलोसफी का. देयर वर ग्रीक्स, रोमन्स, इजिप्शियंस, सायरेंस एंड अरब्स who contribute to the development of Hellenistic philosophy. Elements of Persian philosophy and Indian philosophy also had an influence. So this is all about a type of background of ancient Greek philosophy, or you can say a short intro of ancient Greek philosophy. So in the next video we will start with Thales philosophy. Thank you so much.